लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे यूएसएसआर खत्म हुआ और वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बाइपोलर स्ट्रक्चर खत्म हुआ। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद अकेला पावरफुल कंट्री बच गया यूएसए, लेकिन उसके डोमिनेंस को लिमिट करने के लिए कुछ और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सेंटर्स इमर्ज होने लगे, जैसे यूरोप में यूरोपियन यूनियन, एशिया में आसियान और दूसरी तरफ चाइना का इकोनॉमिक राइज। इन सब का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी इम्पैक्ट हुआ। ये यूएसए के बराबर पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके डोमिनेंस को कम करने का काम जरूर करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं कुछ ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर्स यानी यूएसए के अलावा जो पावरफुल सेंटर्स बने उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक चला और ये काफी डिस्ट्रक्टिव था, और इससे सबसे ज्यादा जो रीजन इफेक्ट हुआ वो था यूरोप, क्योंकि इसमें यूरोप के काफी कंट्रीज इन्वॉल्व थे और ये वॉर मेनली यूरोप में ही लड़ा जा रहा था। तो इससे यूरोप की इकोनॉमी बिल्कुल गिर गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए, बहुत लोग मरे और सोसाइटी में काफी इनस्टेबिलिटी थी। हमने पढ़ा था कि यूरोप भी दो हिस्से में बट गया था, वेस्टर्न पार्ट यूएसए के साथ था और ईस्टर्न यूएसएसआर के साथ था, क्योंकि यही दो सुपर पावर थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी का भी डिवीजन हो गया था। ऐसे में वॉर के बाद यानी 1945 के बाद यूरोप के लीडर्स के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो वापस पहले की तरह एक दूसरे से लड़ते रहें या दूसरे की आपस में कोऑपरेट करें और एक साथ मिलकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और इकोनॉमी को रिवाइव करें। इस इकोनॉमी रिवाइवल में अमेरिका ने वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की मदद की, क्योंकि वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज यूएसए के साथ थे, कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम्स की वजह से वो यूएसएसआर की तरफ चले जाए। तो उस समय यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉर्ज मार्शल। उन्होंने प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को सजेस्ट किया कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। फिर 1948 में मार्शल प्लान लाया गया, जिसमें वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया ताकि उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो सके। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, OEEC यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक ऐसा फोरम बन गया जहां वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड या इकोनॉमिक इश्यूज पे साथ मिलकर काम कर सकते थे। यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इसका पार्ट थे। ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज लाइक पोलैंड, हंगरी, ये सब इसमें नहीं थे, क्योंकि वो तो यूएसएसआर के साथ थे। फिर 1949 में द काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया गया। जैसे OEEC इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए था, ये पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया। यूरोप का इंटीग्रेशन स्टेप बाय स्टेप हुआ, धीरे धीरे कंट्रीज जुड़ते गए। सबसे पहले 1951 में 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग, ये 6 मिलकर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करते हैं और ECSC बनाते हैं, यानी यूरोप कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जिससे कोल और स्टील के लिए इन सब कंट्रीज का एक कॉमन मार्केट बनाया गया। 1957 में इन्हीं 6 कंट्रीज ने ट्रीटीज ऑफ रोम साइन किया और 2 कम्युनिटी बनाया, EEC यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और दूसरा यूरोटोम यानी यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। इन सब का पर्पस वही था कि इकोनॉमिक ग्रोथ में ये सब कंट्रीज कोऑपरेट करें और एक कॉमन मार्केट हो। 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और यूके भी जुड़ गए यूरोपियन कम्युनिटी में। पॉलिटिकल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए 1958 में ही यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया गया था और 1979 में उसका फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन कराया गया। इससे पहले तक इस पार्लियामेंट में मेंबर्स अपॉइंट किए जाते थे। 1981 में ग्रीस ने भी ज्वाइन कर लिया। फिर 1985 में इन 5 कंट्रीज में शेंगेन एग्रीमेंट हुआ, जिससे एक शेंगेन एरिया एस्टेब्लिश किया गया, यानी उस एरिया में आने वाले सभी देश के बीच का इंटरनल बॉर्डर एबॉलिश किया गया। मतलब लोग फ्रीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकते थे। करंटली शेंगेन एरिया में 29 कंट्रीज हैं, 25 EU के मेंबर और 4 नॉन EU मेंबर्स। तो अगर आपको इन 29 कंट्रीज में फ्रीली घूमना है तो आपको बस एक ही शेंगेन वीजा लेना होता है। 1986 में स्पेन और पोर्चुगल ने भी यूरोपियन कम्युनिटी ज्वाइन कर लिया, तो अब उसमें टोटल 12 कंट्रीज हो गए। 1989 में हमें पता है बर्लिन वॉल गिराया गया। 1990 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और दिसंबर 1991 में यूएसएसआर खत्म हो गया। ये सब हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। फिर 1992 में वही 12 कंट्रीज जो यूरोपियन कम्युनिटी का पार्ट थे, उन्होंने ट्रीटी ऑफ maastricht साइन किया, जिससे यूरोपियन यूनियन बना। 1993 में पूरे EU के लिए एक सिंगल मार्केट बनाया गया। सिंगल मार्केट या कॉमन मार्केट का मतलब होता है कि कंट्रीज के बीच गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल्स, वर्कर्स, इन सब का फ्री मूवमेंट हो सकता है।
कोई बैरियर्स या रेस्ट्रिक्शंस जैसे टैरिफ्स वगैरह नहीं होता है, और नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ ट्रेड के लिए एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी होता है। फिर 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन ने भी ईयू को ज्वाइन कर लिया। 2002 में एक सिंगल करेंसी यानी यूरो को इंट्रोड्यूस किया गया। अब उधर 1991 में यूएसएसआर खत्म हो गया था, तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी ईयू ज्वाइन करने लगी। तो 2004 में ये 10 कंट्रीज और 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया ने ज्वाइन किया। ट्रीटीज ऑफ रोम जिससे ईईसी बना था और ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच जिससे ईयू बना था, इनमें कुछ चेंज करने के लिए 2007 में ही लिस्बन ट्रीटी साइन किया गया, जो कि 2009 से लागू हुआ। 2012 में ईयू को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। 2013 में क्रोएशिया ईयू का 28th और लास्ट मेंबर बना। लेकिन अभी देखें तो यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं, क्योंकि 2020 में ब्रिटेन इससे बाहर हो गया, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। 2016 में इस डिसीजन को लेकर ब्रिटेन में एक रेफरेंडम हुआ था, यानी वहां के लोगों से पूछा गया कि ईयू में रहना है या बाहर होना है। तो 51.9% लोगों ने वोट किया कि बाहर होना है, तो 2020 में ब्रिटेन बाहर हो गया। तो ये था यूरोप के इंटीग्रेशन का एक ब्रीफ टाइमलाइन। अब यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लुएंस और चैलेंजेस को देखते हैं। ईयू शुरू तो एज अ इकोनॉमिक यूनियन हुआ था, मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, बट धीरे धीरे ये एक पॉलिटिकल यूनियन भी बन गया। ये एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करता है। अब ये नेशन स्टेट क्या है? तो एक होता है नेशन और एक होता है स्टेट और एक होता है नेशन स्टेट। नेशन उस ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जिनका एक कॉमन कल्चर, हिस्ट्री या लैंग्वेज हो। इनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, अपनापन होता है। और स्टेट है एक पॉलिटिकल कंसेप्ट जहां एक पॉपुलेशन हो, फिक्स्ड बाउंड्री हो, गवर्नमेंट हो और कोई बाहरी कंट्रोल ना हो, तो उसे स्टेट कहते हैं। तो जहां ये दोनों बातें एक साथ होंगी उसे ही कहते हैं नेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक स्टेट भी है और एक नेशन भी। इसी तरह ईयू भी एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लगा है। इनकी कॉमन हिस्ट्री तो है ही, इसके अलावा इनका पार्लियामेंट है, अपना फ्लैग है, करेंसी है, एंथम है और कुछ हद तक एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी भी है। 2003 में इन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। ईयू ने धीरे धीरे खुद को एक्सपैंड भी किया है। जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ईयू में जुड़ने लगे। जुड़ना इतना आसान नहीं था। जो कंट्रीज जुड़ना चाहती थी उनको कुछ कंडीशंस फुलफिल करने होते थे, लाइक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो पहले से रिच कंट्रीज थे ईयू में, वो भी जल्दी नहीं चाहते थे कि पुअर कंट्रीज को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि उससे पूरे ग्रुप पे बर्डन बढ़ेगा। अब ईयू के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस को देखते हैं। ईयू वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। $20 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है इसकी। सबसे बड़ा है यूएसए, $30 ट्रिलियन के आसपास। ईयू की करेंसी यूरो यूएस डॉलर के लिए एक थ्रेट है। अभी सबसे पावरफुल यूएस डॉलर है, क्योंकि उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। ज़्यादातर ग्लोबल ट्रेड यूएस डॉलर में ही होता है। लेकिन फेस वैल्यू देखें तो यूरो का ज़्यादा है। फेस वैल्यू मतलब $1 इज इक्वल टू 85-86 रुपीज़ के आसपास है और 1 यूरो 99 रुपीज़ के आसपास है। तो फेस वैल्यू यूरो का ज़्यादा है। और आउट ऑफ 27 ईयू कंट्रीज 20 की करेंसी यूरो है। तो अगर आने वाले समय में और भी कंट्रीज यूरो को अडॉप्ट करे और ट्रेड भी उसी करेंसी में करे, तो धीरे धीरे यूरो की डिमांड बढ़ेगी और ये सबसे पावरफुल बन सकता है। तो इसीलिए ये यूएस डॉलर के लिए एक थ्रेट है। ईयू यूएस के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा ही ट्रेड करता है और यूएस से इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। तो ये भी ईयू के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और जब ये इकोनॉमिकली इतना पावरफुल है तो इसका इन्फ्लुएंस इसके नेबरिंग कंट्रीज में, एशिया में और अफ्रीका में भी है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट और पावरफुल माना जाता है। इसके बाद ईयू का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होता है, मतलब किसी डिसीजन को अगर इनमें से एक ने भी नो कर दिया तो भले बाकी 14 ने यस किया हो तो भी वो पास नहीं होगा। इन 5 में से एक फ्रांस भी है जो ईयू का मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, उसमें भी ईयू के मेंबर्स होते हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन को पावर देता है कि वो यूएसए के पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सके। दूसरा कि ईयू डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो ये दूसरे कंट्रीज में करता है और नेगोशिएशंस, इन सब को अच्छे से यूज करता है और बिना मिलिट्री का यूज किए दूसरे देशों के पॉलिसीज को इफेक्ट करता है। यानी ये पॉलिटिकली भी पावरफुल है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास मिलिट्री पावर नहीं है। ईयू की कंबाइंड आर्म फोर्सेस वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है। डिफेंस में सबसे ज़्यादा खर्च करने वालों में भी ये वर्ल्ड में सेकंड पे आता है। ऑब्वियसली यूएसए इन सब में फर्स्ट पे है। फ्रांस जो कि ईयू का मेंबर है, इसके पास 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो कि वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट है। और स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी ईयू वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ईयू में कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे ईयू एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें बहुत सारे नेशंस हैं और उन्होंने अपनी कुछ सॉवरेनिटी इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दी है, जिससे ये ऐसे डिसीजंस ले सकता है जो सब पे बाइंडिंग हो। लेकिन बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिसमें इन नेशंस की अपनी अलग अलग फॉरेन या डिफेंस पॉलिसी है, जो एक दूसरे से अलग है या ऑपोजिट है। इसलिए जब 2003 में यूएसए ने इराक पे अटैक किया था, तब ब्रिटेन ने उसका साथ दिया था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी उसके अगेंस्ट थे। दूसरा चैलेंज है यूरो स्केप्टिसिज्म, यानी कुछ कंट्रीज में यूरो एज ए करेंसी को लेकर डाउट है। उन्होंने इसे अडॉप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि ईयू में रिच कंट्रीज भी हैं और ईस्ट यूरोप के पुअर कंट्रीज भी आ रहे थे। तो अगर सेम करेंसी होगा तो इन पुअर कंट्रीज के चलते रिच कंट्रीज भी सफर करेंगे। इसलिए यूके जब तक था खुद को यूरोपियन मार्केट से अलग रखा, और डेनमार्क और स्वीडन जैसे कंट्रीज ने यूरो को अडॉप्ट भी नहीं किया। और इवन मैस्ट्रिच ट्रीटी जिससे ईयू बना था, शुरू में उस पर भी साइन नहीं करना चाह रहे थे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो ईयू की एबिलिटी को लिमिट करते हैं। नेक्स्ट है आसियान, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इस वर्ल्ड मैप को देखिए, इसमें यह है एशिया और इसका साउथ ईस्ट रीजन यानी ये है साउथ ईस्ट एशिया। इन्हीं कंट्रीज का एक ग्रुप है आसियान। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले और वॉर के टाइम पे भी इन कंट्रीज का हाल बहुत बुरा था। पहले यूरोपियंस ने इन पर कब्जा किया, जैसे ब्रिटिश, डच, फ्रेंच। फिर वॉर के टाइम जापानीज आर्मी भी यहाँ आ गई, तो हर जगह कॉलोनियल रूल चल रहा था। रिजल्ट ये हुआ कि वॉर के बाद इन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस तो मिल गई, पर काफ़ी प्रॉब्लम्स भी रह गई। बेकार इकोनॉमी, पॉवर्टी, डेवलपमेंट में पीछे, और कोल्ड वॉर के समय यूएसए के साथ जाएं या यूएसएसआर के साथ, इसको लेके भी टेंशन। कोल्ड वॉर के समय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसमें ये भी आते थे, इन्होंने ट्राई किया कि हम मिलकर काम करें। जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट बना था कि हम यूएसए या यूएसएसआर में से किसी के साथ नहीं रहेंगे, पर ये कोई उतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बन पाया। इससे इनकी इकोनॉमी नहीं ठीक हुई। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने सोचा कि हमें अपना एक ग्रुप बनाना होगा, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा, और इसीलिए 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करके आसियान बनाया गया। शुरुआत में सिर्फ 5 कंट्रीज थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। मेन ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट हो, जिससे सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट भी हो, और साथ ही एरिया में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे, सब रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें और कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। पहले इसमें 5 मेंबर्स थे, फिर धीरे धीरे ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी जुड़ गए, तो अब टोटल 10 कंट्रीज हो चुकी हैं। आसियान का अप्रोच ईयू जैसा नहीं है। हमने देखा था कि ईयू सुपरा नेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें कंट्रीज ने कुछ मैटर्स में डिसीजन मेकिंग राइट ईयू को दे दिया है, और वो डिसीजन सब पे बाइंडिंग है। पर आसियान में ऐसा नहीं है। सब कंट्रीज की अपनी सोवरेनिटी है, यानी अपना डिसीजन मेकिंग राइट है। न ईयू जैसे कोई कॉमन करेंसी है और न पार्लियामेंट है। तो इनका स्टाइल थोड़ा इनफॉर्मल है, मतलब रिलैक्स्ड और फ्रेंडली है, ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं। कन्फ्रंटेशन नहीं करते हैं, यानी लड़ते नहीं है। सब कोऑपरेट करते हैं और सबकी सहमति से काम होता है। इसको ही लोग बोलते हैं आसियान वे, यानी आसियान के काम करने का तरीका। आसियान अभी भी मेनली एक इकोनॉमिक एसोसिएशन ही है। इकोनॉमी की साइज में तो ये यूएस, ईयू या जापान से छोटा है, पर ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से है, मतलब ग्रोथ रेट ज़्यादा है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अलावा 1994 में एक आसियान रीजनल फोरम बनाया गया। ये पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए था। फिर 2003 में इन्होंने डिसाइड किया कि ईयू की तरह एक आसियान कम्युनिटी बनाएंगे। इसमें 3 पिलर्स हैं, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। सिक्योरिटी कम्युनिटी का काम है कि अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट्स है तो बातचीत से, कोऑपरेशन से उसको सॉल्व करना। इकोनॉमिक कम्युनिटी का वही सेम ऑब्जेक्टिव कि एक कॉमन मार्केट बनाना, फ्री ट्रेड एरिया डेवलप करना जिससे गुड्स, इन्वेस्टमेंट, लेबर, सर्विसेज इजीली फ्लो हो सके, और अगर इसमें कुछ डिस्प्यूट्स भी हो तो उसको सॉल्व करना। और सोशियो कल्चरल कम्युनिटी का पर्पस है कि सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड मैटर में कोऑपरेट करना और उसको डेवलप करना। आसियान का एक विजन 2020 था
जो कि पूरा हो चुका है। ये बोलता था कि ईयर 2020 आते आते आसियान एक आउटवर्ड लुकिंग ग्रुप बनेगा, यानी ये अब सिर्फ अपने रीजन तक सीमित नहीं रहेगा, वर्ल्ड की बाकी कम्युनिटी में भी स्ट्रांग रोल प्ले करेगा और इसकी रीजन में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म करेगा। इसी अप्रोच से आसियान ने कंबोडिया के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कराया और ईस्ट तिमोर क्राइसिस को भी सॉल्व कराया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंडिया का भी है। कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया ने आसियान पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर अब हमने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया है। 1990s में इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी अडॉप्ट किया, यानी ईस्ट में और साउथ ईस्ट में जो कंट्रीज हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हमने आसियान के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया और मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड इनके साथ अलग से भी बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया। तो आसियान की रियल स्ट्रेंथ इसके वर्किंग स्टाइल में है। ये अपने मेंबर्स से या बाकी नॉन मेंबर्स से भी इंटरेक्ट करता है, उनसे कंसल्ट करता है और उनकी रिस्पेक्ट भी करता है। ये एशिया का एक ऐसा यूनिक ग्रुप है जहां एशिया के सारे कंट्रीज मिलके पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज पे बात कर सकते हैं और जो टेंशन है या डिस्प्यूट्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा जो मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर है वो है चाइना। 1978 के बाद से चाइना ने जब से रिफॉर्म्स किए हैं तब से इसकी इकॉनमी बहुत तेजी से बढ़ रही है और एस्टिमेट है कि 2040 तक वो यूएसए की इकॉनमी से भी आगे निकल जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि पूरे ईस्ट एशिया का ग्रोथ चाइना के आसपास ही घूमता है। ज़्यादा पॉपुलेशन, बड़ा लैंड मास, काफ़ी रिसोर्सेज और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन सब ने मिलकर चाइना को पावरफुल बना दिया है। 1949 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ जिसका लीडर था माओ जेडोंग। इसी के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, जिसे हम चाइना कहते हैं। उस समय चाइना ने सोवियत यूनियन का मॉडल कॉपी किया, यानी पूरी इकोनॉमी गवर्नमेंट के अंडर। उतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं था तो इंपोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं थी, इसीलिए डिसाइड किया कि जितना हो सके डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस करो। एग्रीकल्चर से जो पैसा आ रहा था उससे हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप किया गया। इससे फायदा ये हुआ कि एक इंडस्ट्रियल बेस बन गया, सबको जॉब्स मिल गई और हेल्थ और एजुकेशन भी इम्प्रूव हुई। इकोनॉमी 5-6% के रेट से ग्रो कर रही थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि पॉपुलेशन भी हर साल 2-3% बढ़ रही थी, तो जो ग्रोथ हो रही थी वो काफ़ी नहीं थी। जैसे यूएसएसआर में स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी क्राइसिस में चली गई थी, वैसे ही चाइना को भी लगने लगा कि ये मॉडल अब फेल हो रहा है। प्रोडक्शन स्लो था, ट्रेड जीरो के बराबर था और पर कैपिटा इनकम भी बहुत लो था। तो 1970s में चाइनीज लीडर्स ने कुछ बोल्ड स्टेप्स लिए, बेसिकली कैपिटलिज्म की तरफ गए। 1970 में यूएस के साथ रिलेशंस बनाए। 1973 में जोउ एनलाई ने 4 मॉडर्नाइजेशंस अनाउंस किया, जिसमें था कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक और मिलिट्री, इनको मॉडर्न बनाना है। 1978 में डेंग सियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी लॉन्च किया। पर्पस था कि कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आए और प्रोडक्टिविटी बढ़े। चाइना ने मार्केट इकोनॉमी इंट्रोड्यूस करते टाइम रशिया जैसा शॉक थेरेपी नहीं दिया, धीरे धीरे स्टेप्स लिए। जैसे 1982 में एग्रीकल्चर प्राइवेटाइज किया गया, जिससे फार्मर्स को प्रॉफिट मिलने लगा। फिर 1998 में इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए जहां पे फॉरेन कंपनीज को टैक्स फ्री किया गया। रिफॉर्म्स के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बूम आया, जिससे रूरल इनकम बढ़ी तो सेविंग्स बढ़ी, जिससे रूरल इंडस्ट्रीज भी तेजी से ग्रो हुई। चाइना दुनिया का सबसे पॉपुलर एफडीआई डेस्टिनेशन बन गया, यानी लोग चाइना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बहुत बड़े बन गए, इससे चाइना दूसरे देशों में भी इन्वेस्टमेंट करता है। 2001 में चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, तो और भी ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ गया। लेकिन ओवरऑल चाइनीज इकोनॉमी तो बहुत इंप्रूव किया, लेकिन उसका फ़ायदा सबको नहीं मिला। रिफॉर्म्स के बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। वुमेन की वर्किंग कंडीशंस अभी भी पुअर है, यूरोप के 18th और 19th सेंचुरी जैसी है। पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी हुआ है। रूरल, अर्बन और कोस्टल और इनलैंड एरियाज के बीच इनइक्वालिटी भी बढ़ गई और करप्शन भी काफ़ी बढ़ गया। फिर भी रीजनली और ग्लोबली चाइना अब एक सॉलिड इकोनॉमिक पावर है। उसके ट्रेड पार्टनर्स भी चाइना पे डिपेंडेंट है। जापान, यूएस, आसियान, रशिया, सबके साथ डिस्प्यूट्स हैं, पर इकोनॉमी के कारण मैटर्स कूल रहते हैं। ताइवान को भी चाइना अपना प्रोविंस मानता है और उसको कंट्रोल करना चाहता है। 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चाइना ने आसियान कंट्रीज को सपोर्ट करके स्टेबिलिटी दी और अब वो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट देके डेवलपिंग वर्ल्ड में अपनी एक इमेज बना रहा है। नेक्स्ट है इंडिया चाइना रिलेशन। इंडिया और चाइना वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, यानी जब ये वेस्टर्न कंट्रीज के कॉलोनी थे उससे पहले भी एशिया में पावरफुल थे, लेकिन इनकी इन्फ्लुएंस वाली रीजन्स कभी ओवरलैप नहीं होती थी। मतलब दोनों एक दूसरे के एरियाज में इंटरफेयर नहीं करते थे।
इसलिए इंटरेक्शन बहुत कम था और फेमिलियरिटी भी कम थी। इसका इफेक्ट ये हुआ कि जब 20th सेंचुरी में दोनों देश एक दूसरे से ऑफिशियली डील करने लगे तो एक दूसरे को समझने में दिक्कत हुई, फॉरेन पॉलिसी बनाना टफ हो गया। फिर जब दोनों कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई तो उम्मीद थी कि दोनों मिलकर एशिया और डेवलपिंग वर्ल्ड का फ्यूचर बनाएंगे। इस वक्त एक पॉपुलर स्लोगन था हिंदी चीनी भाई भाई। पर प्रॉब्लम शुरू हुई 1950 में जब चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर किया और इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट शुरू हो गए। इसके बाद 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वॉर हो गई। मेजर एरियाज ऑफ डिस्प्यूट्स थे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, जो कि लद्दाख का पार्ट है। इसमें इंडिया को मिलिट्री डिफीट का सामना करना पड़ा और इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहा। डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी डाउनग्रेड हो गए और 1976 तक कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। 1970s के एंड में चाइना की पॉलिटिक्स थोड़ी प्रैग्मेटिक हुई, यानी आइडियोलॉजी से ज्यादा प्रैक्टिकल सोच पे फोकस आया। तो चाइना ने डिस्प्यूट्स को साइड किया और रिलेशंस इंप्रूव करने पे फोकस किया। 1981 से बॉर्डर इशू पे टॉक्स शुरू हो गई। 1988 में राजीव गांधी ने चाइना विजिट किया, इससे रिलेशंस इंप्रूव होने में मदद मिली। इसके बाद दोनों कंट्रीज ने बॉर्डर पे पीस मेंटेन करने के एग्रीमेंट्स किए। ट्रेड देखें तो 1992 में इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड सिर्फ $338 मिलियन था। 2024-25 में वो $125 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। ग्लोबल लेवल पे भी WTO जैसे इंस्टीट्यूशंस में इंडिया और चाइना की पॉलिटिक्स मिलती जुलती है, क्योंकि दोनों डेवलपिंग कंट्रीज को फेवर करते हैं। हाँ, चाइना का पाकिस्तान को सपोर्ट करना, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मिलिट्री रिलेशंस, ये सब इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। पर इन सब के बावजूद कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, क्योंकि बॉर्डर टॉक्स कंटिन्यूस चल रहे हैं और मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन भी बढ़ रहा है। लीडर्स और ऑफिशियल्स का विजिट भी कॉमन हो गया है। रिसेंट ईयर्स में रिलेशंस थोड़े खराब भी हुए हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स दोबारा परेशान कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चाइना का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है। जब इंडिया यूएन में टेररिज्म को काउंटर करना चाहता है तो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ये कुछ फैक्टर्स रिलेशन को वीक करते हैं। तो इस चैप्टर में लगभग इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में हम साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे। Thanks for watching and see you in the next video.